आइए आज देखते हैं एक नया टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स का कि इस वीक में हम लोगों ने क्या क्या नया नया सीखा है, क्या क्या नया देखेंगे, वो एक करंट अफेयर्स को लेके देखते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023। 2023 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड किसको मिला है? तो ऑप्शन होगा मेजर राधिका सेन। क्या होगा ऑप्शन? मेजर राधिका सेन। ये यूनाइटेड नेशन के अवार्ड्स तब मिलते हैं बेटा कि जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किसी और कंट्री जैसे साउथ सुडान हुआ, अलग अलग कंट्री में हम लोग पीस कीपिंग के लिए जाते हैं, वहां पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो जो मिस राधिका सेन है ये दूसरी महिला है। कौन सी नंबर महिला है? दूसरी महिला है जिनको ये अवार्ड इसके पहले किसी और को भी मिल चुका है। आइए देखते हैं वो कौन है। तो देखिए, सबसे पहले अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2016। 2016 में ये अवार्ड सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया। फिर सेकंड इंडियन वुमन टू रिसीव दिस ऑनर, मेजर सुमन गावनी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव दिस अवार्ड। पहली वुमेन कौन थी? तो मेजर सुमन गावनी पहली वुमेन थी जिनको ये अवार्ड मिला था। इसका अवार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों इसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो इसके लिए। जैसे सुडान एक अशांत स्टेट है, इसलिए वहां पे पीस कीपिंग के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से अलग अलग कंट्री की अलग अलग आर्मीज आती हैं पीस कीपिंग के लिए, उसी में ये लोग जाते हैं। तो उसमें ही सबसे बेस्ट अवार्ड जो उनको मिला है वो राधिका सेन को इस साल मिला है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था यूनाइटेड नेशन का? तो याद रहे, इसका यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद आता है आपका न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। और एक नया अवार्ड आता है, इसके साथ और भी तो बहुत सारे अवार्ड्स बिकते हैं बेटा। जब आप लोग को बहुत सारे अवार्ड बंटते हैं तो अलग अलग अवार्ड आप लोग को मिलेगा। तो जैसे जैसे अवार्ड बंट रहे हैं उनका अब हमने नाम देखा। जैसे शॉ अवार्ड, श्रीनिवास आर, ये एक शॉ अवार्ड मिलता है, उनको मिला है। फिर नेक्स्ट देखिए, अनुसुईया सेन गुप्ता, कैनस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के नाम पे अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है। ये पहली इंडियन वुमेन है, ये याद रखिएगा, ये पहली वुमेन है जिसको कैनस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो पायल कपाड़िया विंस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड ऑल वी इमेजिन एज लाइट एट द कैनस फेस्टिवल। ये ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी इनको मिला है, पायल कपाड़िया को। अब आते हैं ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, चंद्रकांत सतीजा, हेमंत खत्री, पीएसयू डेडिकेशन अवार्ड, पीएसयू डेडिकेशन अवार्ड। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को ग्लेरियो कैनो, ये फिलिस्तीन को दिया गया है, यूनेस्को की तरफ से फिलिस्तीन को दिया गया अवार्ड है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेल डायरेक्ट ऐप, ये क्या है सर? रिटेल डायरेक्ट ऐप किन लोगों ने लॉन्च किया है? तो याद रहे, ये रिटेल डायरेक्ट ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी साल, अभी इसी वीक में, साल तो छोड़ो, इसी वीक में आपको वो किया गया है, स्टेट किया गया। ये रिटेल डायरेक्ट ऐप है क्या? आप लोग को पता है रिटेल डायरेक्ट ऐप क्या है? ये रिटेल डायरेक्ट ऐप क्या है? जितने भी जी बॉन्ड होते हैं ना उनके लिए है। सर ये जी बॉन्ड या जीएस बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए बेटा, ये जो जी बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड सिक्योरिटी बॉन्ड। अब होता क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, ठीक है सर, मान लिया गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट की आपके पास डायरेक्ट आएगी पैसे के लिए? नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो उस टाइम पे क्या करती है, गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड निकालती है, बॉन्ड के पेपर्स निकालती है। अब उसके अलग अलग टाइम लिमिट रखती है, जैसे 364 डेज, 82 डेज, 364 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ऐसे कर करके बॉन्ड का डेट रखती है। उसके ऊपर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट देगी। आप क्या करेंगे, आपके पास पैसा है, आप उस बॉन्ड को खरीद लेंगे। खरीद लिया तो वो पैसा डायरेक्ट किसको चला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया, आपने मान ली 5 साल के टेन्योर के लिए खरीदा, तो 5 साल में गवर्नमेंट ने बोला मैं 7.5% का रेट इंटरेस्ट पे आपको दूंगा। 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के वो 5 साल बाद कुछ एक अमाउंट आपको 5 ईयर के बाद आपके मेन अमाउंट्स के साथ जोड़कर दे देगा।
यही होता है जी बॉन्ड। इससे फायदा आपको हुआ कि आपको अच्छा खासा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, गवर्नमेंट बॉन्ड में रखा है तो उम्मीद है कि कभी ये डूबेगा नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को भी इससे फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को पैसा उसी वक्त मिल जाता है। तो ये सारा चीज कौन देखता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये नया एक ऐप डाउनलोड किया है, रिटेल डायरेक्ट ऐप। इससे होता कुछ नहीं है, इससे आप डायरेक्ट अपने बॉन्ड्स, अपने सिक्योरिटीज, अपने सॉवरेंस को खरीद सकते हैं डायरेक्ट आरबीआई से। अब आपको बैंक्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बैंक में जाने की जरूरत नहीं। तो इसी को अभी अभी जस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आइए दूसरे डिपार्टमेंट के भी एप्स को देख लेते हैं। तो AIS ऐप है, यहाँ पे इनकम टैक्स ने इसको लॉन्च किया है। आमार सरकार पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने किया है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में किया है। जल दूत जो है ये जानने के लिए कि कहाँ पे कितना पानी है, कितनी पानी का लेवल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट ने इसी महीने में ये सब चीजों को लॉन्च किया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि रिटेल डायरेक्ट ऐप ही सिर्फ आपसे पूछ सकता है AIS ऐप किसने लॉन्च किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सर आमर सरकार पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने। जल दूत किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है, देखो तो वही चीज मैंने फिर समझाया। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑनलाइन, जिसको हम लोग GSAB गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड कहते हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 में हुआ था एक्ट के थ्रू, बट एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ एंड इट्स ऑपरेशन भी उसी समय स्टार्ट हुआ। इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। एक चीज जो आप लोग को शायद ना पता हो आरबीआई के बारे में, मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई जब भारत आजाद हुआ था तो आरबीआई का काम दोनों कंट्रीज के लिए था, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो आरबीआई जब इंडिया आजाद हुआ ना 1947 में, तो उस समय वो दोनों कंट्री, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों के लिए करेंसी का काम करती थी। बट जैसे ही हम 1949 में आए, हमने कहा कि भाई अब ये बैंक नेशनलाइज्ड है और नेशनलाइज्ड बैंक सिर्फ उसी नेशनल के लिए काम करेगा। तो देखिए 1947 में जाके इसको नेशनलाइज किया गया, क्योंकि इंडिया तो आजाद 1947 में हो गया था, तो हम लोग चाहते तो इसको 1947 में नेशनलाइज कर सकते थे। बट इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि भाई तुम्हारे नया नया करेंसी स्टार्ट हुआ है, नया नया देश शुरू हुआ है, तो वहां पे तुम्हारे लिए हमारा जो बैंक है वो दोनों के लिए काम करेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो उसमें ही हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 2 साल इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज नहीं किया, बट 2 साल बाद इसको नेशनलाइज 1949 में किया गया। नेक्स्ट इसका याद रखिएगा 1937 में इट्स कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। और सबसे पहले जो इसके आपके गवर्नर थे आरबीआई के, वो थे ऑसबर्न स्मिथ। पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। ये थोड़ा याद रखिएगा, सीडी देशमुख। अभी कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखेंगे आप लोग, अभी जो प्रेजेंट में है वो है शक्तिकांत दास। सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई और फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबर्न स्मिथ। याद रहेगा। अब आगे चलते हैं कि और कुछ एप्स लॉन्च हुए हैं, तो हुए हैं जैसे वॉलेट ऐप, ये गूगल ने लॉन्च किया है। ये प्रेस सर्विस पोर्टल ऐप, प्रेस कितना काम कर रही है, अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। स्वाति पोर्टल, ये साइंस टेक्नोलॉजी का ऐप है जिसको अजय कुमार सूद जी ने लॉन्च किया है। और लास्ट अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान, ये एक स्टडी लैब है। याद रहेगा, ये इस महीने में लॉन्च हुए नए नए एप्स हैं जो आप लोग ध्यान से याद रखेंगे इन सब एप्स को। कि पूछ सकता है ये स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया, प्रेस सर्विस पोर्टल किसने लॉन्च किया, या वॉलेट ऐप किसने लॉन्च किया, तो इस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, How many medal has India won in Asian Pro Arm Wrestling Championship 2024? आजकल आर्म रेसलिंग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो ये जो इंडिया की तरफ से कितने आर्म रेसलर्स गए थे, तो हमारा नंबर ऑफ आर्म रेसलर्स तो बहुत सारे थे, बट जिन्होंने मेडल जीता है वो है टोटल 7, जिसमें से 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हमने जीते हैं। कितने? 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज। उसमें से सबसे ऊपर नाम है, देखिए इंडियाज मेडल में 1 गोल्ड एंड 6 ब्रॉन्ज, जिसमें से श्रीमत झा गोल्ड जीते थे। क्या नाम था? श्रीमत झा, जिन्होंने गोल्ड जीता। अब हेडक्वार्टर्स देखिए तो इन सोफिया बुल्गारिया, बुल्गारिया एक जगह का नाम है जहां पे ये था, सोफिया में।
प्रीति झंगालिया द प्रेसिडेंट ऑफ आर्म रेसलिंग फेडरेशन इन इंडिया। आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी हेड कौन है? तो प्रीति झंगालियानी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका मुंबई में। इसके अलावा स्पोर्ट्स से ही आए तो कुछ और है। देखो ये इवेंट कहाँ हुआ था, तो ये भी मैंने लिख रखा है, ताशकेंट उज्बेकिस्तान। कहाँ पे? ताशकेंट उज्बेकिस्तान में ये लॉन्च हुआ था, ये इवेंट हुआ था। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट, तो लिखा है दीपा कर्मकार द फर्स्ट बिकम इंडियन वॉन गोल्ड एट एशियन सीनियर चैंपियनशिप। दीपा कर्मकार कौन है? तो याद रहे ये जिम्नास्ट हैं। ये क्या है? एक जिम्नास्ट हैं। ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन सीनियर चैंपियनशिप में। फिर फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर शाहिद अफरीदी हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। आपको पता होगा टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, उसके फॉर्मर पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जर्मनीज अलेक्जेंडर जेवरेव हैज वॉन द इटालियन ओपन। याद रहे इस साल का इटालियन ओपन कौन जीता है? जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव। एंड सुनील छेत्री, इन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फुटबॉलर थे, इंडिया की तरफ से, इंडिया के लिए खेलते थे। इन्होंने अभी अभी एट द एज ऑफ 42 इन्होंने क्या किया? अभी अभी जस्ट रिटायरमेंट अनाउंस किया है इसी महीने में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछता है विजय खंडूजा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियंस has become the India's ambassador to which country? कौन से कंट्री के लिए वो एम्बेसडर बने हैं विजय खंडूजा? तो आंसर होगा कैमरून। कैमरून बोल के कंट्री है वेस्ट अफ्रीका और उसके बीच में, तो याद रहे ये कैमरून है। कैमरून के ये अभी अभी बने हैं। वैसे इसके रशिया के बने हैं विनय कुमार। विनय कुमार कहाँ के हैं बेटा? रशिया के। कैमरून तो मैंने बताया। विजय खंडूजा चाइना के हैं प्रमोद रावत। और इजराइल के बने हैं विजय। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ऐसे करके एग्जाम में पूछता है कि कौन से कंट्री के नए वो एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ऐसे थोड़ा नाम याद रखिएगा। जैसे पीछे लिखा है कैमरून एक सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है जिसका कैपिटल युवेंदा है। वहां के प्रेसिडेंट पॉल बिया है, पीएम है जोसेफ नेगाटो, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ये सब उस कंट्री के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ इस महीने में कुछ नए कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स भी बने हैं जिनका नाम है जिम्बाब्वे के बने हैं श्री ब्रह्म कुमार, लग्जमबर्ग के बने हैं सौरभ कुमार, नाइजर के बने हैं सीताराम मीना, और नामीबिया के बने हैं दिनकर अस्थाना। ये नाम थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट, Satydeep Gupta has become the climb Mount Everest and Mount Lhasa twice in the same season। एक ही सीजन में सत्यदीप गुप्ता जी जो है ये 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोथासा में दोनों में ही चढ़ाई कर चुके हैं। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो याद रहे ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए माउंट एवरेस्ट का हाइट थोड़ा याद रखिएगा 8849 मीटर। K2 देखिए मैंने पहले ही लिख रखा है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पीओके में है 8611 मीटर। कंचनजंगा इंडिया का 8586 मीटर। लोथास बेटा देखो लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूं, इट इज इन नेपाल। ठीक, 8516। मकालू चाइना नेपाल। ओचो ओयू ये भी नेपाल और चाइना दोनों में पड़ता है। धौलागिरी नेपाल, मनासलू नेपाल, नंगा पर्वत पीओके में है 8126 मीटर्स का। ये थोड़ा हाइट्स के मेजरमेंट्स को याद रखिएगा, काम आता है एग्जामिनेशन में। अब तक के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे तो याद है ये सत्यदीप गुप्ता का नाम थोड़ा याद रखना है पड़ेगा आप लोग को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ सारे हाइट्स भी। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, नमस्कार।